हेलो। मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल इजी तरीके से डेप्थ में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑप्टिक्स के सीरीज में हम बात कर रहे थे कि दो प्लेन मिरर्स के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज किस तरह से बनता है। कुछ स्टैंडर्ड केसेस की हमने बात करी थी। जैसे हमने बात करी थी कि अगर ये दो कोई प्लेन मिरर है और ये पैरेलल है और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसके किस तरह से इमेज बनते हैं, इनफाइनाइट इमेज बनते हैं, है ना। इसके बाद एक और केस की हमने बात करी थी, अगर कोई दो मिरर परपेंडिकुलर रखे हो तो उनके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके इमेज किस तरह से बनते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि इन मिरर्स का नंबर कितना होता है। मतलब अगर कोई दो मिरर किसी एंगल पे रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हम रख दें तो कितने उस ऑब्जेक्ट के इमेज बनेंगे उन मिरर्स के द्वारा। हम आज इसकी बात कर रहे हैं। हम आज नंबर निकालेंगे। तो नंबर निकालने का एक पर्टिकुलर मेथड है और उस मेथड का नाम होता है क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और उस ऑब्जेक्ट के हमें इमेज निकालने पड़े। ये दो प्लेन मिरर मान लें किसी एंगल पे रखे हुए और उनके बीच में ये मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट के इन मिरर्स के द्वारा कितने एंगल कितने इमेज बनेंगे, इसको निकालने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, और इस क्रिस क्रॉस मेथड से हम किसी भी तरह से, मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इन मिरर्स के बीच में चाहे सिमेट्रिकली रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मतलब ये कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट बीचों बीच है, इन दोनों के बीचों बीच है तो भी हम इमेज निकाल सकते हैं कितने बनेंगे। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक तरफ है ना, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, ये एंगल इस वाली लाइन पर नहीं इधर इधर है, तो भी हम निकाल सकते हैं किस तरह से इमेज बनेंगे। ठीक है, तो आज हम वही बात करते हैं, इस क्रिस क्रॉस मेथड की हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस क्रिस क्रॉस मेथड को समझने के इसके लिए थोड़ा सा एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। इस सर्कुलर कॉन्सेप्ट को अगर समझ में आया तभी हम इस क्रिस क्रॉस मेथड को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही बात करते हैं। सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है सर्कुलर कॉन्सेप्ट। इस सर्कुलर कॉन्सेप्ट को समझते हैं ये क्या होता है। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हो तो उनसे इमेज किस तरह से बनता है, ये हमने बात करी थी। जिसने भी पिछला लेक्चर ना देखा हो वो जरूर पहले पिछले वाला लेक्चर देखे और उसके बाद ही इस लेक्चर को देखे, तभी उसे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि दो अगर प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके इमेज किस तरह से बनते हैं, उसका रे डायग्राम की हमने बात करी थी और वहां एक्सप्लेन किया था कैसे रे डायग्राम बनता है। ठीक है, तो वही ये रे डायग्राम है जो पिछले लेक्चर में था, उसी को थोड़ा सा और हम आज समझते हैं। अच्छा, तो ये रे डायग्राम था, ये एक ऑब्जेक्ट था, है ना। ये दो प्लेन मिरर हैं ए और बी और इसके ये तीन इमेज बनते हैं। एक मान लेते हैं ए बी और ये एक इसको आई मान लेते हैं। तीन इमेज इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना और ये इमेज भी बना, तीन इमेज। अब एक बात और, एक्चुअली क्या है, ये दो जो इमेज है वो तो बड़े सिंपली से समझ आते हैं कि इन दोनों मिरर्स के द्वारा, इस मिरर के द्वारा इसका इमेज बन गया, इस मिरर से इसका इमेज बन गया। थोड़ा सा इसकी बात कर लें तो ये भी इमेज बनता, तो एक कोई रे ऐसे आई थी और ये रिफ्लेक्ट हो गई थी, इसका ऐसे चली गई थी। इसका कोई रे ऐसे आई थी और ये इससे रिफ्लेक्ट हुई और इसके बाद यहाँ आई, इसका रिफ्लेक्ट हुई और ये ऐसे चली गई। ये दोनों रेज, ये वाली और ये वाली रेज डाइवर्ज हो रही थी, इनको पीछे वाला मिला दिया था तो ये इमेज बन गया था ना। ये बात थी। एक्चुअली बात ये है कि ये जो इमेज बना हुआ है ये किसका इमेज है, पहले ए वाले मिरर का इमेज है। ये ए वाले मिरर का जो इमेज है वो इस बी वाले मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जरा याद करो। हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, हमने बताया था कि कोई मिरर है, किसी मिरर पर जो इंसिडेंट रे होती है वो जहां मिल रही होती है, चाहे वो रियल में मिल रही हो चाहे वो वर्चुअली मिल रही हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना। और इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है वो इमेज होता है। जरा एक बात समझते हैं, जरा देखो, ये रे ऐसे आई, ठीक है, ये रे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, इस मिरर से ये रे रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और ये वाली रे देखो, ये वाली रे इस मिरर बी वाले मिरर पर, ये वाली जो रे है ये इस बी मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। और ये इंसिडेंट रे हो रही है और इंसिडेंट रे पीछे अगर बढ़ाए तो कहाँ मिलेगी, यही तो मिलेगी। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो इमेज बना है ये इस वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि
देखा जाए तो ये रे जो ऐसे आई है, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो इसी पॉइंट में मिल जाएगी। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इससे इसके बाद इस रे का रिफ्लेक्शन हुआ और फिर ये पीछे मिली। तो एक तरह से देखा जाए कि इस बी वाले मिरर ने इस ए वाले इमेज को, ये आई ए को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, और इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज ये बना। देखो इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ये बना है बी वाले मिरर के द्वारा। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये क्या बना है, इमेज बना है। बिल्कुल इसी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि इस ए वाले मिरर को अगर हम देखें तो इस ए वाले मिरर के लिए ये जो बी का जो इमेज होता है, मतलब आई बी, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसको भी बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, भाई ये रे ऐसे आई है, ये वाली रे, और इसके बाद ये रे ऐसे चलेगी। अब अगर इस रे को हम पीछे बढ़ाएं, देखो यार, इस रे को अगर पीछे बढ़ाएं, ये अगर हम इस रे को पीछे बढ़ाएं तो ये रे कहां से हमें आती है समझ आ रही है, ये रे हमें समझ आती है, बी से आती है समझ आ रही है। इसका मतलब इस ए वाले मिरर पर ये जो रे है, ये वाली रे, ये वाली इंसिडेंट रे है, वो क्या समझ में आ रहा है, वो ये समझ आ रहा है इस ए वाले पॉइंट से आ रही है, सॉरी इस बी, इस वाले बी वाले आई बी वाले ये वाले पॉइंट से आ रही है। इसका मतलब ये कि ये जो आई बी है, या ऐसे बोलो ये जो ये वाला पॉइंट है, मतलब बी वाले मिरर से जो इमेज बना हुआ है वो ए वाले मिरर के लिए क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि ए वाले मिरर से जो पहला इमेज बनता है वो बी वाले मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही बी वाले मिरर से जो इमेज बनता है वो ए वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम बी वाले मिरर की बात करें तो इसको ऑब्जेक्ट मान के इसका इमेज यहाँ बन जाता है इस मिरर के द्वारा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऑब्जेक्ट मान के इसका इमेज यहाँ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक बात तो समझ में आ गई कि एक मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होता है वो दूसरे मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और इस तरह से इमेज बनते रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इस चीजों को, इतनी बात समझे, थोड़ा इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायग्राम को हम थोड़ा सिंपल कर लें, काम करते हैं, इसको हटा देते हैं सिंपलिसिटी के लिए। थोड़ा सा एक सिंपली डायग्राम बना ले, है ना। किस तरह से डायग्राम बनता है इसकी बात तो हो गई। अब डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल हम कर देना, बिल्कुल सिंपल इजी सा डायग्राम, कि इस तरह से था ये डायग्राम, कि मान लेते हैं ये दो प्लेन मिरर थे, है ना, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और इस ऑब्जेक्ट के तीन इमेज बन रहे थे ना, एक इधर बन रहा था और एक इधर बन रहा था और एक इधर बन रहा था। ठीक है, ये बात, ये एक्चुअली अब इसका हम रे डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं, बस वही थोड़ा सिंपल डायग्राम हमने कर दिया इसको इस तरह से, ऐसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और इसको। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और इस ऑब्जेक्ट के तीन इमेज बन रहे थे। ये था I1 मान लेते हैं ना, IA, IB, I2 था, ये I, ठीक है, ये IB1 मान लो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, और ये एक और इमेज बनता है। अच्छा, अब एक बात और, ये बात हम लोग को समझनी है कि ये साइड और ये साइड और ये साइड चारों इक्वल है। कैसे, ये चारों लेंथ जो है वो इक्वल है। इस बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर जैसे मान लें ये कोई एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ बनेगा। ये बात हम लोग को पता ही है कि जितनी दूर इस ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इसका इमेज बन जाता है ना। अब अगर हम किसी एक कॉर्नर पॉइंट से इन दोनों को मिला दें, ये इन दोनों को मिला दें, तो हम लोग को एक बात समझ आ रही है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, भाई ये एंगल 90, ये साइड इक्वल ही है और ये कॉमन साइड है, तीन चीजें इक्वल हो गई, ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। यहाँ भी वही बात है। जरा देखो इस वाले, मान लो ये इमेज ए था, ये बी था, अगर हम इस ए वाले मिरर को देखें तो इस ए वाले मिरर के लिए एक ये ट्रायंगल देख लो और एक ये ट्रायंगल देख लो, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये साइड कॉमन है। ठीक है, और ये साइड भी इक्वल है, तीन चीजें बराबर होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, सर्वांग हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो ये साइड इसके बराबर होगी, है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, है ना।
भाई ये साइड इक्वल होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये बन रहा है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे होंगे। इसका ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये साइड कॉमन है, तो ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये वाली साइड भी इक्वल हो गई, ठीक है, और ये वाली साइड भी इक्वल हो गई। और दूसरी बात, ये भी इसके इक्वल होगी, है ना, क्योंकि ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये एक मिरर है, इस मिरर से एक मिरर ये है, और इसका ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। किसी प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट और का जो इमेज बनता है वो किसी भी पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होता है। जैसे अगर हम मान लें ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर का ये पॉइंट ले तो इससे ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डिस्टेंस बराबर होगी, तो कुल मिला के चारों डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। तो ये चारों डिस्टेंस बराबर होती है और ये एक सेंट्रल पॉइंट हो गया, तो हम एक तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इन चारों पॉइंट से जाए, ऐसे हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। भाई इसको अगर हम सेंटर मान लें तो ये रेडियस हो जाएगी ना चारों, ठीक है भाई। हम ये एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्किल का सेंटर क्या होगा, सर्किल का सेंटर होगा उन जो मिरर्स है, उन मिरर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कटान बिंदु होगा, है ना। तो बात इतनी सी है कि किसी प्लेन मिरर, अगर किसी दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर रखे हुए हैं, तो उस प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा, वो सभी इमेजेस और ऑब्जेक्ट एक सर्किल के किसी एक पॉइंट पे होंगे, और सर्किल के अगर एक पॉइंट पे होंगे, इसका मतलब ये कि इस वाले पॉइंट से, दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से सभी इमेजेस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होगी। ये डिस्टेंस चारों बराबर होगी, ठीक है। इस सर्कुलर कॉन्सेप्ट में पहली चार मेन बातें हैं जिसमें समझना है। और पहली बात यह है कि अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर रखे हुए हैं, तो उससे उन दोनों प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनेंगे ऑब्जेक्ट के, वो सभी इमेजेस और ऑब्जेक्ट एक ही सर्किल पर लाई करेंगे। मतलब ये कि इन दोनों मिरर्स के कटान बिंदु से, इंटरसेक्शन पॉइंट से, सभी ऑब्जेक्ट और इमेजेस की सभी ऑब्जेक्ट नहीं, उस ऑब्जेक्ट और सभी इमेजेस की जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। तो ऑल द इमेजेस आर इक्विडिस्टेंस, सभी जो इमेजेस होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। ये बात, तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो एंगल होता है, कहां से एंगल लेना है, किसी मिरर के कॉर्नर से जो इमेजेस और इमेज का और ऑब्जेक्ट का एंगल होता है वो बराबर होता है, वो तो होता ही है। तो यही समझ लो भाई, यहीं पर ये बात ये है कि अगर हम कहीं एक प्लेन मिरर है और ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, तो इस कॉर्नर पॉइंट से देखें तो इसको मिला दिया हमने, है ना, ऐसे मिला दिया, और हमने इसको मिलाया, तो ये हमने कहा तो ये ट्रायंगल और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा। मतलब ये कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर की कॉर्नर से देखें तो जितने एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, उतने ही एंगल पर दूसरी तरफ क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, है ना। ये वाला एंगल इक्वल होता है। वही बात ये कि यहाँ से देखो, ये एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ऐसे ही इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितनी डिस्टेंस पर किसी मिरर से, मतलब जितनी एंगुलर डिस्टेंस पर किसी मिरर से ऑब्जेक्ट होता है, उतनी एंगुलर डिस्टेंस पर किसी मिरर से इमेज होता है, किसी मिरर के कॉर्नर पॉइंट से, ठीक है। तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई, मतलब एंगल इक्वल बनते, इक्वल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कहां से, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये दो बातें आ गई हम लोग को समझ में, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, समझना ध्यान से। ये चारों के चारों एक ही सर्किल पर लाई कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बात, ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना, ठीक है। इसके बाद इस मिरर ने इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के इसका इमेज बना दिया, ठीक है, इसका इमेज बन गया। अब इसके बाद ये हुआ कि इसका इस ऑब्जेक्ट इस इमेज ने, सॉरी इस मिरर ने इसको ऑब्जेक्ट माना, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के ये इमेज बनाया, ये, ठीक है। इस मिरर के द्वारा इसका ये इमेज बनाया, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका क्या बन गया, ठीक है। अब ये इमेज किसके द्वारा बना, बी वाले मिरर के द्वारा। अब बी वाले मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज है वो ए वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यही होता रहता है।
भाई बी वाला, जैसे यहाँ पर ए वाले मिरर से बनने वाला जो इमेज था वो बी वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, ठीक है। और ऐसे ही इस बी वाले मिरर से बनने वाला ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और फिर यही चलता रहेगा आगे। इसके लिए जो बी वाले मिरर से दोबारा ये इमेज बना हुआ है ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और चलता रहेगा, इस तरह से इमेज बनते रहेंगे। हाँ, अब ये जो इमेज आया है ये इमेज चूंकि इस वाले से इधर आ गया, पीछे आ गया है, और पीछे आ गया इसलिए यहाँ इमेज नहीं बन पाएगा, है ना। भाई ये वाला ऑब्जेक्ट अगर ये वाला इमेज अगर इधर कहीं आ जाता बाई चांस, अगर ये वाला इमेज बाई चांस इधर कहीं आ जाता तो इस मिरर से इसका फिर से इमेज बन जाता, है ना। मतलब ये बात है कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में एक बात हम लोग को समझनी है कि अगर किसी प्लेन मिरर में ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ होगा कोई भी एंगल हो तो इसका इमेज बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट घूम के इसके पीछे आ जाए, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल 180 से ज्यादा हो जाए तो फिर इस मिरर के द्वारा इसका इमेज नहीं बन पाएगा, है ना। तो किसी मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनेगा जब वो ऑब्जेक्ट उस मिरर के सामने हो, ना कि पीछे हो। पीछे होगा तो फिर तो कहाँ बन पाएगा, है ना। भाई हम लोग सीधा देखते हैं तो क्या पीछे देखते हैं, क्या सीधा देखते हैं तो सामने सीधा रखते हैं, ऐसा उल्टा सीधा रखते नहीं, है ना। तो वही बात है, चलो एक बात समझना ध्यान से कि ये जो इमेज बना हुआ है ये इमेज किसके द्वारा बना, ये इमेज बना है इस बी मिरर के द्वारा, ये इमेज बी मिरर के द्वारा इसको ऑब्जेक्ट मान के बनाया गया है। अब इस बी मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज है वो ए वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इस ए वाले मिरर से इसका फिर से इमेज बनेगा, बिल्कुल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है वो इसके पीछे आ गया, और अगर ये पीछे आ गया है तो इमेज बन नहीं पाएगा, है ना। वही अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर यही इमेज इससे ऊपर होता तो इसका फिर से इमेज बन जाता, ठीक है। तो अभी हम और बात करेंगे अलग अलग सिचुएशन, जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल यहाँ पे और हम कुछ ले लें तो देखना जरा बनेगा बिल्कुल ऐसे। तो ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो प्लेन मिरर है, उनके बीच मान लेते हैं कोई एंगल है 60 डिग्री। तो ये मान लेते हैं कोई 60, दो प्लेन मिरर है और उनके बीच का ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और इनके बीच ये कोई ऑब्जेक्ट मान लेते रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह रखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है। ये M1 मिरर से ये ऑब्जेक्ट 20 डिग्री पे है और ये M2 मिरर से 40 डिग्री पे है, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं, इस M1 मिरर को पहले देखो, इस M1 मिरर से इसका जो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कितने एंगल पे बनेगा, यहाँ से 20 डिग्री पे बनेगा, ये 20 डिग्री बन जाएगा। भाई 20 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है तो 20 डिग्री पे इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक। अब ये जो इमेज बन गया है, ये ए मिरर मान लो, इसको बी मान लो, ये जो इमेज बन गया है ए मिरर के द्वारा ये इस बी मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। एक बात और, ये जो ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट इस M1 मिरर के लिए भी है, M2 मिरर के लिए भी, दोनों मिरर के लिए। तो पहले मिरर के लिए, ए वाले मिरर के लिए इसका ये इमेज बन गया, आइए ऐसे ही बी वाले मिरर के लिए भी इसका इमेज बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 40 डिग्री पे, क्योंकि बी वाले मिरर से जो ऑब्जेक्ट का एंगल है वो 40 है, तो 40 डिग्री में यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा 40 डिग्री। ये पूरा एंगल 60 था और ये एंगल 20 है, ठीक है, ये एंगल 40 है और ये एंगल भी 40 है। ये जो इमेज बना है इस बी वाले के द्वारा बना है, इसको हम आई बी लिख देते हैं। अब ये जो आई बी, ये जो आई ए है, आई ए, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा फॉर बी मिरर, ए के द्वारा बनने वाला इमेज बी के द्वारा, बी के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो आई बी है, आई बी, ये क्या बन जाएगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसके लिए, इस ए वाले मिरर के लिए, है ना, किसके लिए, फॉर ए मिरर, ठीक। अब जरा अब एक बात समझते हैं, ये जो है ये आई बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ए वाले मिरर के लिए।
अगर आई बी ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा, और इसका इमेज उतने एंगल पर बनेगा जितने एंगल पर ये ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से। तो ये वाला मिरर से ये वाला ए वाला मिरर, इस ए वाले मिरर से जरा इस बी वाले का, इसका ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर ए, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है, अगर इस पूरे एंगल को देखें, ये कितना, ये पूरा जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया 60 और 40, 100। इसका मतलब इस मिरर से 100 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट है, और इसका मतलब इस मिरर से इसके पीछे 100 डिग्री पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, है ना। तो इमेज जो बनेगा वो देखो कहाँ बनेगा, ये मिरर था, इससे 90 डिग्री और 90 से थोड़ा नीचे कर, ये बन, ये एंगल कितना होगा 100, ठीक है। ये इमेज बना है, किसके द्वारा बना है, ये जो इमेज बना है ये किसके द्वारा बना है, ए के द्वारा, ए वाले के द्वारा। ये है आई ए, ये 1 था, ये पहला था, और ये दूसरा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही ये जो आई ए है, आई ए 1 है, ये वाला, ये किसकी तरह, ये क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, बी वाले के लिए। तो इस बी वाले के लिए ये क्या बन गया, और ऑब्जेक्ट बन गया, और ये है कितने एंगल पर, ये पूरा एंगल देखो जरा, ये एंगल है 60 और 20, 80। इसका मतलब इस मिरर से 80 डिग्री पे ये ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट फॉर बी, ठीक है। तो इसके लिए ये 80 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए 80 डिग्री पे ही इसके नीचे इमेज बन जाएगा। तो जो ये इमेज बनेगा वो 80 डिग्री नीचे, ये 40 तो यही है, और थोड़ा 80 के मतलब, ठीक, ये हो गया। तो ये बन गया इमेज। फिर ये किसके द्वारा बना है, इस बी वाले मिरर के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम आई बी लिख रहे हैं। अच्छा, ये पहला बना, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, ठीक है। और ये कितने एंगल बना है, तो ये जो यहाँ से ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा 80, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल 80 है, ये पूरा एंगल भी 80 हो जाएगा, इस तरह। तो ये बन गया, ठीक है। अब फिर और आगे की बात करें, यही चलता रहता। ये जो IA2 है, IA2 ये क्या है, ये है ए मिरर के द्वारा बनने वाला दूसरा इमेज, और IA1 क्या है, ए मिरर के द्वारा बनने वाला पहला इमेज। और ऐसे ही IB1 क्या है, बी मिरर के द्वारा बनने वाला पहला इमेज, और IB2 क्या है, बी मिरर के द्वारा बनने वाला दूसरा इमेज, ठीक है। अब ए मिरर के द्वारा बनने वाला पहला इमेज, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करा, तो ये इमेज बन गया। अब ऐसे ही ए मिरर के द्वारा बनने वाला जो दूसरा इमेज है, ये इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, तो फिर से इसका, इस बी के द्वारा इसका इमेज बन जाएगा। तो अब बनेगा कितने एंगल में बनेगा, ये देखो जरा। तो इसके लिए जरा ये पूरा एंगल देखो, इस बी वाले मिरर के लिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये फिर से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट फॉर बी। और अगर ये बी के लिए ऑब्जेक्ट बन गया तो जितने एंगल पर, या इस मिरर से, बी वाले मिरर से जितने एंगल पर ये ऑब्जेक्ट होगा, उतने एंगल पर इसके पीछे इमेज बन जाएगा। तो ये पूरा एंगल है कितना, पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो 100 है, और यहाँ से 60 है, तो है 160 डिग्री। तो 160 डिग्री मतलब इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो पीछे 160 डिग्री पे क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। तो इसका इमेज इधर बन जाएगा। ये कितना एंगल होगा पूरा, ये होगा पूरा 160 डिग्री। ये क्या है, इमेज किसके द्वारा, बी वाले के द्वारा। तो ये हो जाएगा आई बी, और वो भी थर्ड वाला है, तो ये IB3 हो जाएगा। इस तरह से बनता रहता। अब वही बात यहाँ पे आ जाएगी, अब वही बात इसके लिए भी देखो, ये जो IB2 है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसके लिए, ए के लिए। तो फिर से ये ऑब्जेक्ट बनेगा फॉर ए, और अगर ये ऑब्जेक्ट ए के लिए बन गया तो इस ए वाले मिरर से, इस ए वाले मिरर से जितने एंगल पर
इस ए वाले मिरर से जितने एंगल पर ये ऑब्जेक्ट है ये उतने एंगल पर इधर इमेज बनेगा। अब ये पूरा एंगल है कितना, ये पूरा एंगल कितना, तो भाई ये एंगल तो 60 है, ठीक है, और ये जो है ये पूरा एंगल 40, ये 40 है, ठीक है। ये एंगल है 80 डिग्री, यहाँ से ये यहाँ से एंगल है कितना, ये एंगल है यहाँ से ये पूरा एंगल यहाँ से, तो ये एंगल है कितना, तो ये एंगल है 80 डिग्री। इसका मतलब इस ए वाले मिरर से 80 डिग्री नीचे ये एक तरह का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसके इस तरफ 80 डिग्री पीछे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इससे 80 डिग्री मतलब 90 थोड़ा कम करना है, यहाँ पर क्या बन गया, एक बन गया इमेज, किसके द्वारा बना है, इस ए वाले ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज, ए वाले मिरर के द्वारा इमेज बना है। इसको हम IA3 लिख देते हैं, थर्ड मिरर है। इस तरह से फिर यही ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये चलता रहता है। और ये कब तक चलता रहेगा, ये जब तक चलता रहेगा जब तक किसी मिरर के लिए कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसके पीछे नहीं आ जाएगा, मतलब एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो जाएगा। भाई अगर ये एक मिरर है और इस मिरर से अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर आ जाए या फिर इसके नीचे आ जाए तो फिर इसका तो इमेज बनेगा नहीं ना। कोई मिरर का इमेज तभी बनेगा जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उस मिरर के सामने रखा हो, अगर उसके पीछे होगा तो थोड़ी ना इमेज बन जाएगा। जैसे हम लोग कोई शीशा देखते हैं तो शीशा पीछे थोड़ी देखते हैं, सामने देखते हैं। तो वही चीज है कि जब तक कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसी मिरर से 180 डिग्री से कम होगा एंगल उसका या फिर उससे कम होगा तो उसका इमेज दोबारा बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो ये चलता रहेगा इस तरह से, ये जब तक चलता रहेगा जब तक कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट उस मिरर के से पीछे नहीं पहुंच जाता, तब तक ये इमेज चलते रहेंगे, ऐसे ही इस तरह से ये इमेज बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये इमेज कितने बनेंगे ये हमें निकालना है, तो निकालने का वही हमारा एक मेथड है जिसकी हम बात कर रहे थे। वो मेथड हमारा कौन सा, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। अच्छा एक बात और ये है कि अगर दोनों मिरर का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल और दोनों मिरर से जो इमेज बन रहा है उन दोनों एंगल का सम 360 हो गया तो फिर वो दोनों इमेज ओवरलैप कर जाते हैं। कैसे, जरा समझना। बात ये, जैसे मान लेते हैं ये दो मिरर है, ये दो मिरर, ठीक है, और इनके बीच का कुछ एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना रखा हुआ। अब मान लेते हैं अगर इस मिरर से कोई एक इमेज बना, वो इमेज मान लो यहाँ बन गया। इसके बाद इसका ये एंगल, ये कुछ एंगल मान लेते हैं एंगल एक्स, ठीक है, और अगर इस मिरर से इसका कोई एक इमेज यहाँ मान लो बन गया और ये वाला एंगल मान लेते हैं भाई, ठीक है, और ये मिरर के कुछ बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक्स, वाई और थीटा इन तीनों का सम टोटल 360 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो जीरो ही हो जाएगा। और अगर ये एंगल जीरो हो जाएगा मतलब ये दोनों इमेज जो है वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब ये कहने का कि अगर यहाँ पर x प्लस वाई प्लस थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो गई तो फिर ये इमेज और ये इमेज वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। उस सिचुएशन में हम दो इमेज काउंट नहीं करेंगे, हम वहां इमेज तो एक ही काउंट करेंगे ना, हमें दिखेगा तो एक ही है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे ये मान लो दो मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस मिरर के द्वारा एक इमेज यहाँ बनाया गया और इस मिरर के द्वारा भी अगर इमेज यही बना दिया गया तो इसका मतलब इस मिरर के द्वारा जो ये जो इमेज का जो एंगल है वो ये वाला एंगल एक्स है मान लेते हैं, या एक्स डैश मान लो, एक्स ही मान लो, और इस मिरर के द्वारा ये वाला एंगल अगर वाई और ये एंगल थीटा, अगर ये तीनों एंगल का सम 360 हो गया, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि ये जो इमेज बना है वो इसके द्वारा भी इसी पॉइंट पे बना है और इसके द्वारा भी इसी पॉइंट पे बना है, तो ये जो इमेज है वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो सिचुएशन में हम एक ही इमेज काउंट करेंगे, दो इमेज काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सर्कुलर कॉन्सेप्ट से मेन चार बातें निकल के आती है सामने, ठीक है। वो चार बातें क्या क्या है उनको समझ लें। ये चार मेन बातें हमें याद रखनी है बस, ठीक है। पहली बात ये है कि किसी प्लेन मिरर के
कॉर्नर वाले पॉइंट से, है ना, किनारे वाले पॉइंट से, कहीं से भी ले लो, किसी भी पॉइंट से जो इमेज होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिस्टेंस बराबर होती है ना। इसलिए यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई दो मिरर हो, अगर कोई दो मिरर हो और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस ऑब्जेक्ट के जितने भी इमेज बनेंगे वो सभी इमेज की डिस्टेंस बराबर होगी इस कॉर्नर वाले पॉइंट से। मतलब एक इमेज मान लो यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो ये और ये ऑब्जेक्ट है, तो जो डिस्टेंस इस मिरर की कटान पॉइंट की, इंटरसेक्शन पॉइंट की इस ऑब्जेक्ट से होगी, वही डिस्टेंस इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इन सभी इमेजेस की होगी। मतलब ये कि सभी इमेजेस और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्किल पर लाई कर सकती है, एक सर्किल पे लाई करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम सेंटर मान लें तो ये सब चारों रेडियस हो जाएंगे, है ना, रेडियस हो जाएंगे, तो ये चारों पॉइंट जो है वो एक ही सर्किल पे लाई करेंगे। तो पहली बात ये है कि दो मिरर के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस ऑब्जेक्ट के जो इमेजेस बनते हैं वो सभी इमेजेस और वो ऑब्जेक्ट खुद एक सर्किल पर लाई करता है। इसका मतलब कि उन सभी इमेजेस की और ऑब्जेक्ट की उन दोनों मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होती है। ये पहले बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर से कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है, तो किसी भी पॉइंट से अगर इस मिरर को और इस ऑब्जेक्ट को और इस मिरर को मिलाएं तो इसका जो ये एंगल बनती है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये कि किसी प्लेन मिरर से जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट होता है, किसी एक पॉइंट से अगर हम एंगल देखें, कॉर्नर वाले पॉइंट से देखें, कहीं से देखें, जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट होता है दूसरी तरफ उतने ही एंगल पर इमेज होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, जितने एंगल पर उतने ही एंगल पर ये क्या होगा, इमेज होगा, ये बात, ठीक है, दो बात। तीसरी बात ये है कि अगर किसी प्लेन मिरर में इमेज तभी बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का जब वो ऑब्जेक्ट उस प्लेन मिरर के सामने रखा हो, ठीक है। पीछे रखा होगा तो इमेज नहीं बनेगा। जैसे ये मान लेते हैं एक प्लेन मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो उसका इमेज यहाँ बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाए तब भी बनेगा, इधर आ जाए तो इधर आ जाए तब भी बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो नहीं बनेगा। मतलब अगर इस पॉइंट से अगर हम ऑब्जेक्ट का एंगल देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल या फिर ये जो एंगल है, ये एंगल अगर कहीं पर 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, ठीक है, या 180 हो गया, तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर के पीछे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट घूम के इधर कहीं आ गया तो फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगली बात ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी मिरर के कॉर्नर वाले पॉइंट से जो मिलाने वाली लाइन है, वो एंगल, वो जो लाइन है उस लाइन का मिरर से जो एंगल है, अगर वो एंगल 180 या उससे ज्यादा हो गया तो फिर उस ऑब्जेक्ट का उस मिरर से कोई भी एंगल, कोई भी इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद चौथी बात और लास्ट बात ये है कि अगर ये दो मिरर हैं और इन दो मिरर के बीच के कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इन दोनों मिरर से इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा और इस दूसरे वाले मिरर से जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, उन दोनों का जो एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल, पहले मिरर से जो इमेज बन रहा है उसका ये वाला एंगल, और जो दूसरे मिरर से जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है उसका ये एंगल, और साथ ही साथ दोनों मिरर के बीच का एंगल। अगर ये तीनों एंगल का सम 360 हो गया तो फिर इन दोनों मिरर से बनने वाले जो इमेज है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। अगर ओवरलैपिंग हो रही होगी तो फिर उस सिचुएशन में हम इमेज दो नहीं केवल एक ही काउंट करेंगे, ठीक है, अगर हमें इमेज काउंट करना होगा, ठीक है। ये बात है। तो ये चार बातें हैं, इन चार बातों का यूज करके हम अपना मेथड का शुरू करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। इसके द्वारा हम बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि दो अगर मिरर किसी एंगल पर रखे हो और उनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके कितने इमेज बनेंगे, हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब तो एक सब बातें हुई इसको समझाने के लिए, जो बातें अभी करने वाले उन सब का अगर रीजन कोई समझे तो ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सिंपल, अब ये सब बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे हम दो मिरर के बीच रखे ऑब्जेक्ट का इमेज निकाल सकते हैं। इस मेथड से हम किसी भी एंगल पर दो मिरर रखे हो और उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो हम उसके कितने इमेज बनेंगे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये दो मिरर हैं,
ये दो मिरर है वो किसी एंगल पे रखे हुए हैं, मान लेते हैं ये एंगल कुछ भी मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा है, और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से ये पहला मिरर M1 है, ये दूसरा मिरर M2 है, और ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, मतलब दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, अब पहले मिरर से जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो अल्फा के एंगल में बनेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, बात हमको समझ में आती कि अगर ये दो मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एंगल अगर अल्फा है, तो इस मिरर के द्वारा अल्फा के ही एंगल पे तो ये इमेज बन जाएगा, है ना। तो पहले मिरर से जो एंगल बनेगा ये अल्फा है और ये बीटा है। पहले ये जो अल्फा बीटा क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पर इमेज का एंगल लिख रहे हैं, ये जो इमेज का एंगल पहले मिरर से बनने वाला इमेज का जो एंगल है वो अल्फा है, और दूसरे मिरर से जो बनने वाला इमेज का वो एंगल बीटा है। ठीक है, इसके बाद अब क्रॉस करो मतलब अब इसके पहले मिरर से ये पहला इमेज बना, उसका एंगल अल्फा है। पहले मिरर से जो दूसरा इमेज बनेगा उसका एंगल अगर देखें तो ये हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर दो, मतलब इधर से मतलब बी अल्फा ये दोनों और इसको, तो आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। ये क्या है, ये दूसरा जो इमेज बना है पहले मिरर से उसका एंगल है। ठीक है, और ऐसे ही अगर इधर देखें तो ये आएगा, इसको और इसको ऐड कर दो तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये क्या आया, ये एक्चुअली में आया दूसरे मिरर से जो दूसरा इमेज बना है उसका एंगल आया। ठीक है, इस तरह से आगे करते रहेंगे। इसके बाद फिर से यहीं पर हम दोनों एंगल, ये जो अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल मिरर के बीच अल्फा प्लस बीटा है, इसका फिर क्रॉस करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, और इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 अल्फा और प्लस सॉरी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा तीसरा इमेज पहले मिरर से जो बन रहा है उसका एंगल, और ये आ गया हमारा चौथा, ये हमारा आ गया तीसरा इमेज जो दूसरे मिरर से बन रहा है ना। इस तरह से निकलता रहेगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि पहले इमेज ये जो इमेज है ये सब पहले मिरर के द्वारा बन रहा है इतने एंगल पर, और ये जो इमेज है वो सब दूसरे मिरर के द्वारा बन रहा है इतने एंगल पर, और ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, अब ये रुकेगा कहाँ, ये रुकेगा वहां जहां पर कहीं पर भी ये जो एंगल है वो एंगल अगर 180 या 180 से ज्यादा हो गया उस समय फिर इमेज का बनना रुक जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो दोनों एंगल है और ये जो मिरर और ये जो दोनों एंगल है और ये जो मिरर का एंगल है उनका सम अगर 360 हो गया तो वहां पर क्या होगा, दो इमेज की बजाय हम एक ही इमेज लेंगे क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर सकते हैं कि ये कितने इमेज हमारे बने। ठीक है, अब ये तो अल्फा बीटा तो यहाँ समझ नहीं आ रहा, एक्चुअली यहाँ पर कोई एक नंबर होगा, उस नंबर को हम सॉल्व करते जाएंगे, तो अगर ये वैल्यू कहीं 180 या 180 से ज्यादा आ गई तो वहीं हम रुक जाएंगे और उसके बाद इमेज का नंबर काउंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दो मिरर्स के बीच जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके इमेज का नंबर कितने इमेज बनेंगे वो निकाल सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं जरा कैसे आएगा, इसको एक एग्जांपल समझते हैं तब समझ आएगा। तो मान लेते हैं कि दो मिरर हैं और इन दो मिरर के बीच का कुछ एंगल है 50 डिग्री, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 20 पे रखा हुआ है और ये 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर। अब हमसे कहा गया बताओ इसके कितने इमेज बनेंगे, ये हमें निकालना। ठीक है, तो यही मतलब लगाते हैं। ठीक है, ये पहला मिरर मान लो, ये दूसरा मिरर मान लो, और यहाँ पर हम पहले मिरर के से जरा इमेज बनेगा, ये हम I1 लिखते हैं। I1 का एंगल, I1 क्या, I1 है पहले मिरर के द्वारा बनने वाला पहला जो इमेज है उसका पहले मिरर से एंगल, तो वो कितना होगा, वो 20 ही तो होगा। अरे पहले मिरर से जो एंगल बने, ये जो इमेज बनेगा ये 20 पे तो बनेगा, 20 पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो 20 पे बनेगा। ऐसे ही दूसरे मिरर के द्वारा जो पहला इमेज बनेगा, इस दूसरे मिरर के द्वारा जो पहला इमेज बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, 30 पे बनेगा, क्योंकि 30 पे ऑब्जेक्ट और 30 पे बनेगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर I2 सॉरी I1 मतलब ये दूसरे मिरर के द्वारा बनने वाला पहला इमेज है और ये पहले मिरर के द्वारा बनने वाला पहला इमेज, इस तरह से। ठीक है, अब क्रॉस कर दो, यहाँ पर एक मिरर और यहाँ एक मिरर है और इनके बीच का एंगल कितना, मिरर के बीच का एंगल कितना 50 डिग्री।
अब क्या करो, इसको और इसको ऐड करो और इसको इधर लो, 50 30 80 आएगा, और इसको इसको ऐड करो, इसको इधर लो तो 70 आएगा। एक्चुअली ये I2 आ गया। I2 है क्या? I2 पहले मिरर के द्वारा दूसरा जो इमेज बनेगा उसका पहले मिरर से एंगल आ गया 80, और आएगा भी, देख लो यहाँ से भाई, पहले मिरर के द्वारा जो दूसरा इमेज बनेगा वो इससे 80 डिग्री पे बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले मिरर के द्वारा जो दूसरा इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि जो दूसरे दूसरे मिरर के द्वारा ये जो इमेज बना, ये जो इमेज बना, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का ही तो इसके द्वारा इमेज बनेगा। तो ये पूरा एंगल है कितना, ये देखो, ये पूरा एंगल है 50 और 30 80, इसका मतलब इससे 80 डिग्री पे ये जो पूरा एंगल होगा, ये 80 डिग्री पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये हमारा एक्चुअली I1 होगा और ये हमारा एक्चुअली I2। और ऐसे ही इस दूसरे मिरर के द्वारा जो दूसरा एंगल, दूसरे मिरर के द्वारा जो दूसरा इमेज बनेगा वो 70 डिग्री पे बनेगा। यहाँ से देख लो, दूसरे मिरर के द्वारा ये, इस दूसरे मिरर के लिए ये क्या है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बनेगा कितने डिग्री पे, तो ये है तुम्हारा 50 और ये 20 70, तो यहाँ से बन जाएगा 70 डिग्री पे, ये बनेगा 70 डिग्री इस तरह से। ये हमारा क्या है, ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। ये I1 किसके लिए, ये I1 है दूसरे मिरर के लिए और ये I2 है दूसरे मिरर के लिए। ठीक है, इस तरह से आगे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे आगे भी होगा। तो हम आगे क्या डायग्राम में दिखाएंगे, हम थोड़ा सा सिंपल से सीन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से ये दो मिरर दिखा दो और इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 50। अब इसमें फिर से इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको अगर हम ऐड करें तो 70 और 50 120 हो गया। ठीक है, और इसको ऐड करें तो 80 और 50 कितना होगा 130 हो गया। ठीक है, ऐसे इसके बाद फिर और आगे की बात करो, ये हमारा हो जाएगा I3, ये भी हो जाएगा I3। इसका और आगे बात करें तो हम फिर से बात करें, ये दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 50 डिग्री। इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, इसको ऐड करें तो आएगा 170 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 180। अच्छा, इसको तो लेना नहीं है, हाँ? क्योंकि ये एंगल 180 आ गया और 180 आ गया तो ये तो इसका तो बनेगा नहीं इमेज। हाँ, अब ये 170 आ गया। इसको अगर हम फिर और आगे देखेंगे तो इसको हम अगर आगे देखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ये चल रहा था हमारा 180 और ये चल रहा था 170, इसको डालना है। लेकिन यहाँ पर और आगे इमेज लोगे, यहाँ पर दो मिनट ले लिए, एंगल 50 है तो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 170 और 50 220 और ये हो जाएगा 230। खैर इसको तो लेना नहीं है ना, इसको लेना, अब इसको भी नहीं लेना क्योंकि ये भी एंगल 220 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को इमेज काउंट करना है कि कितने इमेज बने हुए हैं। एक बात और याद रखनी है कि कहीं पर भी इन दोनों इमेजेस का जो एंगल बना है और जो मिरर के बीच का एंगल है वो अगर 360 हो गया तो वहां पर हम दोनों इमेज की बजाय एक ही इमेज लेंगे क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख लो, अगर हम देखें यहाँ पर एंगल देखते हैं, ये एंगल 120 और 50 180, सॉरी 170 और ये 130, जोड़ो ना, 120 130 और 50 कितना हो गया 5 5 10 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है ना यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी नहीं हो रही है, 70 70। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने इमेज बनेंगे यहाँ पर, इजिली हम काउंट कर सकते हैं कितने, एक इमेज बना है ना, ये तो वही है, काउंट कर सकते हैं, तो वही है 1 और 2 3 4 5 6 और 7 इमेज बनेंगे 7। तो इसको थोड़ा सा और एग्जांपल लेके समझते हैं, थोड़ा सा और दूसरे एग्जांपल की बात मान लेते हैं कि ये हमारे दो प्लेन मिरर है और वो दोनों प्लेन मिरर जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये मान लो, और उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट यहाँ कैसे भी रखा हो, है ना, बीच में रखा हो, मतलब दोनों एंगल बराबर हो, चाहे अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक मिरर M1 है और एक मिरर M2 है और ये एंगल मान लेते हैं 20 है और ये एंगल मान लेते हैं 40 है और ये टोटल एंगल 60 है। अब हमें निकालना है कि इसके इमेज कितने बनेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं, वही पूरा मजा लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक मिरर M1 है और एक मिरर M2 है और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। पहले मिरर के द्वारा जो पहला इमेज बनेगा उसका जो एंगल कितना होगा वो 20 होगा, सिंपल सी बात है, ये 20 होगा।
ये हमारा I2। ऐसे दूसरे मिरर के द्वारा जो पहला इमेज बनेगा उसका एंगल 40 होगा। अगर सिंपल दिखाते हैं तो 40 होगा। ये हमारा I2, ये हमारा I1 हो गया। किसके लिए? M2। ठीक है, अब फिर वही क्रॉस करो, तो क्रॉस करेंगे तो इसको क्रॉस करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो तो यहाँ 100 आएगा, इसको ऐड करो तो यहाँ आएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा I2 हो गया। मतलब पहले मिरर के द्वारा जो दूसरा इमेज बनेगा वो 100 डिग्री का एंगल बनेगा, और दूसरे मिरर के द्वारा जो दूसरा इमेज बनेगा वो 80 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके फिर लगा दो, फिर लगा दो क्रॉस। ये दोनों मिरर के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब इसको फिर से ऐसे ऐड करो क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा 60 और 80 ऐड करो, 140 हो गया, 140 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसको ऐड कर दो, अगर इसको ऐड करें तो 160 हो गया। तो ये हमारा I3 हो गया। I3 ये पहले मिरर से और वो दूसरे मिरर से। ठीक है, अभी भी एंगल 180 से कम है, ये तो और आगे बनते हैं बनेंगे। तो फिर से ये दोनों मिरर ले लो, इनके बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। ठीक है, और फिर से वही क्रॉस लगाओ ये। तो अगर हम इसको ऐड करें तो 160 और 60 कितना आएगा? 220। और इसको ऐड करें तो ये आएगा 160 और 60, ये आएगा 300। ठीक, सॉरी 200, 160, 140 और 60 आएगा 200। अब ये एंगल 200 हो गया, ये 180 ज्यादा होगा, हटाओ, ये भी 180 ज्यादा, इसको ये भी नहीं लेना है ना। अब हम लोग सब इमेज काउंट कर ले, लेकिन एक चीज और देखनी है हम लोग को कि हम ये थोड़ा ये चेक कर लिया करें, ये जो एंगल है, जो दोनों मिरर के जो बीच के जो एंगल है और दोनों मिरर का जो एंगल है मिरर से, सॉरी दोनों इमेज का जो एंगल है मिरर से, उसका सम कहीं 360 नहीं हो रहा है। अगर 360 हो जाएगा तो फिर इमेज ओवरलैपिंग हो जाएगा, फिर एक ही इमेज लेना पड़ेगा। देख लो 160 और 140 और 60, 160 और 140, 300, 300, 350 हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों इमेज क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग। तो इसमें से हमें कोई एक ही इमेज लेना है। ठीक है, तो हम इमेज का नंबर काउंट कर लें। तो ये 1, 2, 3, 4, और इन दोनों में से कोई एक लो, है ना, इन दोनों में से 5, 6। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लो, 3, 4, 5, 6, 5, 6 है, तो लेना एक ही इमेज। कितने बनेंगे? इसको तो आंसर आया कितने इमेज बनेंगे? 5। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि दो मिरर के बीच रखे ऑब्जेक्ट कितने इमेज बनते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये एक अपना मेथड है। ठीक है, तो क्या इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह करते चले जाओ। बस दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि जहां पर भी एंगल 180 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए, बस वहीं पे छोड़ दो, बस वहीं से काम खत्म। ठीक है, उसको काउंट नहीं करना। दूसरी बात, अगर ये मिरर के बीच का एंगल और ये दोनों एंगल का सम अगर 360 आ जाए कहीं पर, तो उसमें से हमें कोई एक ही एंगल लेना है, क्योंकि वहां पर दोनों इमेजेस की ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो हम इमेज एक ही काउंट करेंगे। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कितने इमेज बनेंगे दो मिरर के बीच। ठीक है, तो एक मेथड था क्रिस क्रॉस मेथड। इस क्रिस क्रॉस मेथड से, यही जो मेथड है, इसी मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड। और इस मेथड से हम दो मिरर के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके इमेज का नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और थोड़ा सिंपल सा तरीका है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से भी हम दो मिरर के बीच रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कितने बनेंगे निकाल सकते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता, वो फॉर्मूले की लिमिटेड है, वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लग पाता। ठीक है, वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब 360 अपॉन थीटा, थीटा क्या है? दोनों मिरर के बीच का एंगल। ये दोनों मिरर के बीच एंगल है और इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 360 अपॉन थीटा, ये वैल्यू एक इंटीजर नंबर आएगी। अगर ये पॉइंट में आ गई तो फिर ये फॉर्मूला जो हम बताने जा रहे हैं वो नहीं लगेगा, है ना। और ये जो मेथड बताया क्रिस क्रॉस मेथड, ये हर जगह वैलिड होता है। ये मेथड हर जगह लगता है कि चाहे इनके बीच का एंगल कुछ भी हो, और दूसरी बात ये जो ऑब्जेक्ट है वो चाहे सिमेट्रिकल रखा हो या अनसिमेट्रिकल रखा हो, मतलब बीचों बीच हो या फिर ना भी बीच हो, हर जगह भर लग जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या है इसकी बात कर ले। ठीक है, तो ये पहली बात, ये केस वन में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं दो मिरर हैं और उनके बीच का कुछ एंगल थीटा है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे हमें निकालना है। ठीक है, तो केस वन में ये है कि अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा की कुछ वैल्यू होगी, अगर
अगर ये वैल्यू इवन नंबर आ गई, ठीक है, इवन सम संख्या आ गई, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो हमेशा n-1 होता है, ठीक है, चाहे ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो, मतलब चाहे ऑब्जेक्ट इसके बीचों बीच रखा हो चाहे किनारे किनारे कहीं भी रखा हो, हमेशा जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो कितना आएगा n-1। अगर 360 अपॉन थीटा इवन नंबर आया तो। केस 2 की बात करें, केस 2 में अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड नंबर आ गई, विषम संख्या, तब दो केस बन जाते हैं, ठीक है। तब अगर इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, दूसरा इफ ऑब्जेक्ट इज अनसिमेट्रिकल। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा मतलब ये कि ये बीचों बीच रखा होगा, है ना, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो n-1 ही रहेगा, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो n-1 होगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा होगा, मतलब इधर उधर के किनारे बीच में नहीं रखा होगा, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस आएगा वो केवल और केवल n आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेजेस इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक इमेज कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जब ये नंबर इवन आता है तो इवन में एक ये जो ऑब्जेक्ट है वो खुद होता है, तो उसको हटा दिया जाता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बचते हैं वो n-1 बचते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला लेकिन जब भी लगेगा जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कोई इंटीजर नंबर आएगी, है ना, इवन या ऑड आएगी। अगर पॉइंट में डेसिमल में आ गई तो फिर वही क्रिस क्रॉस मेथड लगाना पड़ेगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड हर जगह वैलिड हो जाता है, हर जगह लगता है ना, ये यूनिवर्सल है। लेकिन ये पर्टिकुलर सरल सवालों के लिए, जो सरल तरह के जो सवाल होंगे उनके लिए ये है, ठीक है। तो अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू एक इवन नंबर आई तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 होगा, और अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड नंबर आई तब जो नंबर ऑफ इमेज है वो n-1 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। n-1 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो, मतलब बीचों बीच रखा हो, मतलब इन दोनों ये जो एंगल है इस एंगल के बाइसेक्टर पर रखा हो, बीच में रखा हो। और अगर ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल रखा हो, बीच में इधर ना रखा हो इधर कहीं रखा हो, तो फिर नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दो प्लेन मिरर के बीच रखे हुए ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनते हैं ये निकाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है आज का, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग बात करी, दो प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे को टच कर रहे हो, ये बात है, दोनों मिरर एक दूसरे को टच कर रहा हूँ, यानी कि दूर दूर टच कर रहे हो, और इस तरह से कॉर्नर से टच कर रहा है, और उसके बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके कितने इमेज बनेंगे वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड जो है वो सब जगह लग जाता है, और दूसरी बात ये फॉर्मूला, इन फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।